हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के इकोनॉमिक्स का अध्याय 3, जिसका नाम है निर्धनता एक चुनौती। वास्तव में निर्धनता जो है किसी भी राष्ट्र के लिए या किसी भी समाज या परिवार के लिए या व्यक्ति के लिए बात करें तो एक चुनौती के ही समान है। बहुत बड़ा चैलेंज है। प्रत्येक राष्ट्र की जो सरकार है वो तमाम तरह के प्रयास को करती है कि कैसे जो है हम अपने देश से निर्धनता को ख़त्म कर सकें, यानी वहाँ के लोग निर्धन ना रहें। कैसे कौन कौन से उपाय किए जाए, तमाम तरह के जो है प्रोग्राम चलाए जाते हैं, तमाम तरह के तरीकों का प्रयोग किया जाता है। वैसे आपको याद रखना है कि आप निर्धन पैदा हुए हैं तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन यदि आप निर्धन ही मर जाते हैं तो आप बहुत बड़े दोषी हैं। प्रत्येक व्यक्ति के सामने भी निर्धनता एक चैलेंज है, एक चुनौती है। उसे जो है अपनी निर्धनता जो है ख़त्म करने के प्रयास जरूर करने चाहिए, है ना। तो आइए देखते हैं इस पाठ पे हम लोग नज़र डालते हैं। क्या है पाठ में? अवलोकन करते हैं। पहले कह रहा है कि इस अध्याय में निर्धनता के विषय में चर्चा की गई है, जो स्वतंत्र भारत के सम्मुख एक सर्वाधिक कठिन चुनौती है। आपको पता है कि हमारा जो देश है 15 अगस्त 1947 को जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको अंग्रेज कहते हैं, उनसे आज़ाद हुआ। तो स्वतंत्र भारत जो है, अभी हम लोग स्वतंत्र भारत में हैं, और स्वतंत्र भारत के सम्मुख सबसे कठिन जो चुनौती है वह चुनौती क्या है? तो निर्धनता है। वह चुनौती गरीबी है। उदाहरणों द्वारा इस बहुआयामी समस्या की चर्चा करने के पश्चात यह अध्याय सामाजिक विज्ञानों में निर्धनता के प्रति दृष्टिकोण की भी चर्चा करता है, यानी तमाम तरह के उदाहरण निर्धनता से संबंधित दिए गए हैं और इसको बहुआयामी समस्या बताया गया है। बात करेंगे हम लोग आगे कि निर्धनता जो है सिर्फ जो है एक चीज़ पे आधारित नहीं है कि एक चीज़ की कमी है तो हम निर्धन है। बहुआयामी उसको लेके चला गया। ठीक है। भारत तथा विश्व में निर्धनता की प्रवृत्तियों को निर्धनता रेखा की अवधारणा के माध्यम से भी समझाया गया है कि भारत और विश्व में निर्धनता की क्या क्या सी प्रवृत्तियां हैं। भारत में निर्धनता जो रेखा है, जो पावर्टी लाइन है, वो क्या है और विश्व में क्या है। निर्धनता के कारणों एवं सरकार द्वारा किए गए निर्धनता निवारण के उपायों की भी चर्चा की गई है कि कौन कौन से कारण हैं जो कि आदमी को निर्धन बनाए हुए हैं, और सरकार वैसे कौन कौन से जो है काम किए हैं, सरकार ने कौन कौन से जो उपाय किए हैं जिससे कि देश की निर्धनता खत्म हो सके। निर्धनता की आधिकारिक अवधारणा को मानव निर्धनता तक विस्तृत करके अध्याय का समापन किया गया। यानी उसके बाद से जो है निर्धनता का जो भी अवधारणा है, जो आधिकारिक अवधारणा है, वो कहाँ तक आके जो है उसको विस्तृत किया गया, मानव निर्धनता तक लाकर, और उसको इस अध्याय को क्या कर दिया गया है? खत्म कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। तो आइए जो है पहले हम लोग परिचय देखते हैं। क्या कहता है परिचय में? यहाँ परिचय है, कह रहा है कि अपने दैनिक जीवन में हम अनेक ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वे निर्धन हैं, यानी वे लोग गरीब हैं। वे गांवों के भूमिहीन श्रमिक भी हो सकते हैं, गांव में जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो किसी न किसी के यहाँ जाके दहाड़ी मजदूरी करते हैं, खेतों में किसी के काम करते हैं, वो श्रमिक भी हो सकते हैं। शहरों की भीड़ भाड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले लोग भी हो सकते हैं। शहरों में आप देखेंगे कि जो है जो झुग्गियों में रहने वाले लोग, गंदी जो बस्तियां होती हैं, है ना, तो वहाँ के लोग भी हो सकते हैं। वे निर्माण स्थलों के दैनिक वेतनभोगी श्रमिक भी हो सकते हैं। कहीं कोई काम हो रहा हो तो वहाँ पे भी वो लोग मजदूर जो होते हैं, जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, जो रोज़ जो है काम करते हैं, अपनी मजदूरी लेते हैं, तो उस तरह के भी लोग हो सकते हैं निर्धन लोगों में शामिल। और ढाबों में काम करने वाले बाल श्रमिक भी हो सकते हैं, है ना। कई सारे बच्चों को जो है कम उम्र में ही, जब पढ़ने का समय होता है लेकिन पेट की आग ऐसी होती है, उनकी घर की परिस्थिति इतनी खराब होती है कि वे जो है शिक्षा भी नहीं ले पाते हैं और मजबूरन जो है उनको श्रमिक के तौर पे काम करना पड़ता है, जिसको बाल श्रमिक कहते हैं। वे चिथड़ों में बच्चे उठाए भिखारी भी हो सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे भिखारी जो चिथड़ों में हो वे भी हो सकते हैं, या बहुत सारे बच्चे जिनको जो है भिखारी बना दिया जाता है और उनसे जो है भीख मंगवाए जाते हैं, तो वे भी हो सकते हैं गरीब निर्धन। खैर, इस पे तो थोड़ा सा चिंतन करने की ज़रूरत है। बहुत सारे गिरोह के द्वारा जो है इन बच्चों का गलत इस्तेमाल भी किया जाता है।
हम अपने चारों ओर निर्धनता देखते हैं, वास्तव में देश का हर 5वां व्यक्ति निर्धन है। याद रखिएगा, देश का हर 5वां व्यक्ति निर्धन है। आप अपने गांव में अपने आसपास नज़र दौड़ा के देखिए कि कौन कौन से लोग हैं जो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन तमाम तरह की जो जीवन की मौलिक आवश्यकताएं हैं उसको पूरा कर पाते हैं, है ना। आप पाएंगे कि बहुत कम लोग ऐसे दिखाई देंगे। यानी प्रत्येक जो 5वां व्यक्ति है हमारे यहाँ, हमारे देश में, वो क्या है, वो निर्धन है। इसका अर्थ यह है कि वर्ष 2011-12 में भारत में मोटे तौर पर 270 मिलियन यानी 27 करोड़ लोग निर्धनता में जीते। 27 करोड़, जो लगभग जो है 125 करोड़, या अभी जो बात करें 130-135 करोड़ की जो बात की जा रही है, 135 करोड़ का जब 5वां भाग यानी 5 से जब उसको डिवाइड करेंगे आप, है ना, तो वो कह रहा है कि 27 करोड़ लगभग जो है लोग क्या हैं, तो 5वां व्यक्ति की बात करें तो निर्धनता में जी रहे हैं। इसका यह भी अर्थ है कि विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनों का संकेंद्रण है। यानी पूरी दुनिया में यदि सबसे ज़्यादा निर्धनता कहीं है तो वो भारत में है। यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यह जो डाटा इस चीज़ को भी बताने का काम करता है। यह इस चुनौती की गंभीरता को दर्शाता है। यानी निर्धनता हमारे देश के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, यह आंकड़ा जो है 27 करोड़ जो व्यक्ति हमारे यहाँ निर्धन है, यह आंकड़ा ही जो है उस चीज़ को दिखा रहा है कि कितने बड़े चैलेंज हमारे सामने हैं। ठीक है। निर्धनता के दो विशिष्ट मामले, एक तो शहरी निर्धनता और दूसरी ग्रामीण निर्धनता। तो पहले हम लोग शहरी निर्धनता की बात करेंगे। देखिए कहानी के द्वारा का क्या बताया जा रहा है। 33 वर्षीय रामशरण झारखंड में रांची के निकट गेहूं के आटे की एक मिल में दैनिक श्रमिक के रूप में जो है काम करता है। कौन है, तो रामशरण है, झारखंड के रांची में, रांची के निकट जो है गेहूं पीसने वाला जो आटा चक्की मिल है, और वहाँ पे जो है दैनिक श्रमिक के रूप में काम करते हैं। जब कभी उन्हें रोजगार मिलता है तो वह एक महीने में लगभग 1500 रुपये कमा लेते हैं। यानी नियमित रूप से तो नहीं, कभी कभी रोजगार मिलता है तो ऑन एवरेज एक महीने की बात की जाए तो 1500 रुपया जो है वो कमा लेते हैं। यह जो है 6 सदस्यों के परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी उनके परिवार में कितने सदस्य हैं, तो 6 हैं, जिसमें उनकी पत्नी है और 6 से 12 वर्ष के जो है आयु वाले 4 बच्चे शामिल हैं। कहने का मतलब है कि जो रामशरण हैं, रामशरण खुद हो गए, उनकी पत्नी हो गई 2 लोग, और उनके 4 बच्चे हो गए जो 6 महीने से शुरू होकर 12 साल तक की उम्र। तो इन 6 सदस्यों का उनका परिवार है, और बमुश्किल जो है जब काम लगता है तो महीने में लगभग जो है 1500 रुपये कमा पाते हैं। 1500 रुपये में 6 लोगों की पेट कैसे भरे, आप सोच सकते हैं। उसे रामगढ़ के समीप, यहाँ थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये रामशरण की कहानी वाली यहाँ दिया गया। यहाँ देखिए क्या लिख रहा है, क्योंकि रामशरण जो है शहर में रहता है। तो देखिएगा, मकान का किराया अदा करने के पश्चात गांव में बूढ़े माता पिता के लिए कोई पैसा नहीं बचता। यानी उसके बूढ़े माता पिता भी रहते हैं गांव में, रामशरण के मकान में जो है जहाँ रहता है वो भाड़े के मकान में रहता है, तो किराया देता है, घर परिवार चलाता है, तो उसके माता पिता के लिए उसके पास पैसा भी नहीं बचता कि वो उनको भेज सके। अम्मा जो है, आप देर से आई, ये बच्ची कह रही है कि अम्मा आप देर से आई हो, भैया बिना खाना खाए काम पर चला गया है। यानी जो उसके घर का लड़का है वह भी क्या है, तो बाल श्रमिक है, बाल मजदूरी करता है ना। यहाँ दिखाया गया फोटो देखिए, उसकी माँ है, कहीं जो है काम करके आई है लेट से, तो खाना नहीं बना, समय से नहीं बनाए तो बिना खाना खाए ही चला गया है। ठीक, तो कह रहे क्या कि गांव में रह रहे अपने बूढ़े माता पिता के लिए भी पैसा भेजना पड़ता है। क्या है, कहाँ से बात हो रही थी, एक्चुअली हम लोग यहाँ बात कर रहे थे कि उसे रामगढ़ के समीप, किसको, तो रामशरण की बात हो रही थी। रामशरण की कहानी हम लोग पढ़ रहे थे कि रामगढ़ के जो समीप है, गांव में रह रहे बूढ़े माता पिता के लिए भी पैसा भेजना पड़ता है। उसके भूमिहीन श्रमिक पिता अपने जीवन निर्वाहन के लिए रामशरण और हजारीबाग में रह रहे उसके भाई पर निर्भर हैं। उसके जो पिताजी हैं रामशरण के, वो भूमिहीन हैं, उनके पास जमीन नहीं है, और वे जो है
किस पे आश्रित हैं जीवन निर्वाह के लिए? तो रामशरण पे, और रामशरण के जो भाई हैं जो कि हजारीबाग में रहते हैं, इन दो लोगों पे निर्भर हैं, आश्रित हैं। रामशरण शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित भीड़ बड़ी बस्ती में किराए पर एक कमरे के मकान में रहता है। यह ईंटों और मिट्टी के खपड़ों से बनी एक काम चलाऊ झोपड़ी है। नीचे जो है ईंट है, ऊपर खपड़ा है, और किराए का वो मकान लेकर जो है वहाँ रह रहा है, तो किराया भी देना पड़ता है रामशरण को। उसकी पत्नी संता देवी, रामशरण की पत्नी संता देवी है, कुछ घरों में अंशकालिक नौकरानी का काम करती है, यानी वहाँ जाके घरों में जो है चूल्हा चौकी कर देती है, झाड़ू पोछा कर देती हैं। तो अंशकालिक जो है नौकरानी का काम करती हैं तथा 800 रुपये और कमा लेती हैं, यानी वो महीने का 800 रुपये कमा लेती हैं। वे दिन में 2 बार दाल और चावल का अल्प भोजन जुटा लेते हैं, पर यह उन सबके लिए कभी पर्याप्त नहीं होता। यानी जो वहाँ 6 लोग हैं उनके लिए जो है दाल रोटी जो जुटा पाते हैं बमुश्किल, उनके लिए पर्याप्त नहीं होता है, भरपेट कभी खा नहीं पाते हैं, शरीर को भरपूर न्यूट्रिशन मिल नहीं पाता है। उसका बड़ा बेटा परिवार की आय में वृद्धि के लिए चाय की एक दुकान पर जो है सहायक का काम करके 300 रुपये और कमा लेता है, यानी 300 रुपया और जुट गया। उसकी 10 साल की छोटे बच्चों की, उसे 10 साल की जो बेटी है छोटे बच्चों की देखभाल करती है। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता है, 6 बच्चे हैं। एक जो बच्चा है वो चाय की दुकान पे जाके काम करता है। उसके बाद से 10 साल की जो बेटी है वह जो छोटे बच्चे हैं उनकी देखभाल करती है। कोई भी स्कूल पढ़ने नहीं जाता है। उनमें से प्रत्येक के पास 2 जोड़े फटे पुराने कपड़े ही हैं, यानी पूरे परिवार में जो 6 लोग हैं मात्र 2 ड्रेस ही है, फटा पुराना जो भी है वो उसी से काम चलाते हैं। नए कपड़े तभी खरीदे जाते हैं जब पुराने बिल्कुल पहनने योग्य नहीं रहते। ऐसी स्थिति है कि नए कपड़े उसी समय वे खरीदेंगे जब पुराने कपड़े से मतलब पहनने योग्य रहे ही नहीं, पूरा शरीर दिखाई दे, कपड़ा पहनना ना पहनना एक ही समान हो, तब उनको मजबूरी में जो है नए कपड़े खरीदने पड़ते हैं। जूते पहनना विलासिता है। उनके यहाँ ऐसी स्थिति, इतनी गरीबी है कि जूते पहनना तो उनको लगता है कि भाई वो विलासिता का काम हो जाएगा, अमीरी का काम हो जाएगा, नसीब में नहीं है जूता पहनना। छोटे बच्चे अल्प पोषित रहते हैं। जब वे बीमार होते हैं तो उन्हें चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं मिलती। जो घर में छोटे बच्चे हैं उनको भरपूर पोषण नहीं मिल पा रहा है, और वे जब बीमार होते हैं तो फिर जो है चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। दूसरा है ग्रामीण निर्धनता। आइए इसको देखते हैं। लखा सिंह उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास एक गांव का रहने वाला है। उसके परिवार के पास कोई भूमि नहीं है, इसलिए वह बड़े किसानों के लिए छोटे मोटे काम करता है। लखा सिंह जो है, एक उदाहरण दिया हुआ, उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास एक गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं और कोई ज़मीन नहीं है, तो जो बड़े बड़े किसान हैं जो जिनके पास ज़मीन है वहाँ छोटे मोटे काम कर लेता है। काम अनियमित होता है और आय भी वैसी ही होती है, जैसे काम करेगा वैसे आय होती है। कई बार उसे पूरे दिन की मेहनत के बदले 50 रुपये ही मिलते हैं, लेकिन प्रायः खेतों में दूसरे दिन मेहनत करने के बाद उसे वस्तु के रूप में कुछ किलोग्राम गेहूं, दाल या थोड़ी सी सब्जी ही मिल जाती है। कभी कभी कैश मिलता है तो 50 रुपये ही मिलता है, या दूसरे दिन का भी काम किया तो मेहनताना के रूप में उसको जो है कुछ गेहूं मिल गया या दाल मिल गया, थोड़ी सब्जी मिल गई। 8 सदस्यों का परिवार हमेशा 2 वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाता है। यानी लखा सिंह के परिवार में 8 लोग हैं और 2 वक्त का भोजन नहीं जुटा पाता है। ठीक है। लखा सिंह गांव के बाहर एक कच्ची झोपड़ी में रहता है। परिवार की महिलाएं पूरा दिन खेतों में चारा काटने और खेतों से जलाने की लकड़ियां बिनने में ही गुजार देती हैं। देहात में आपको अक्सरतः इस तरह के सीन दिखाई देते होंगे। गरीबों के यहाँ की महिलाएं जो हैं खेतों में चली गई हैं जलावन के लिए, लकड़ियाँ जो है पूरा दिन भर वो लकड़ियाँ ही बिटोर रही हैं, है ना। कुछ जो है पशु को रखी हैं, यदि उन्होंने जो है गाय को पोसा है या बकरी को या जो भी चीज़ उनके पास पशु है, भैंस वगैरह को, तो उसके लिए चारा काटने में उनका पूरा समय व्यतीत हो जाता है। उसके पिता की जो तपेदिक के मरीज थे, चिकित्सा के अभाव में 2 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई। लखा सिंह के पिता को टीबी हो गया था, तपेदिक हो गया था। इलाज समुचित नहीं हो पाया तो 2 साल पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। उसकी माँ अब उसी बीमारी से ग्रस्त है और उसका जीवन भी धीरे धीरे क्षीण हो रहा है। माँ को भी टीबी हो गया है, लेकिन लखा सिंह के पास पैसा नहीं है कि
कि वो अपनी माँ का क्या कर सके, इलाज करा सके। धीरे धीरे जीवन खत्म हो रहा है। यद्यपि गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है, लखा वहाँ भी नहीं गया। गांव में प्राथमिक प्राइमरी स्कूल है, लेकिन लखा वहाँ नहीं गया। उसे 10 वर्ष की उम्र से ही कमाना शुरू करना पड़ा। यानी इतनी गरीबी थी कि गांव में प्राइमरी स्कूल होते हुए भी लखा सिंह की पढ़ाई नहीं हो पाई, और उसे जो है क्या करना पड़ा, काम जो करना पड़ा 10 साल की उम्र से ही। नए कपड़े खरीदना कुछ वर्षों में ही संभव हो पाता है, मुश्किल ही जो है नए कपड़े किसी सालों में खरीद पाते हैं। यहाँ तक कि परिवार के लिए साबुन और तेल भी जो है एक विलासिता है। परिवार के लोग जो है साबुन लगा के भी स्नान नहीं करते हैं, बालों में तेल भी नहीं लगते हैं। वह भी उनके लिए क्या है, एक विलासिता का काम है। इतना महंगा काम है कि उसको कर नहीं पाते। ठीक है, ये देखिएगा, ये दिखाया जा रहा है ये घर लखा सिंह का। उसके बाद से ये देखिए घर की महिलाएं हैं, फिर जो चारा ला रही हैं, कुछ जो है ये जलावन के लिए। कह रहा है कि लखा सिंह देखिए यहाँ पे फसल काटते हुए, मजदूरी करते हुए, क्या मैं कभी अपने परिवार के लिए नए कपड़े खरीद सकूंगा। लखा सिंह जो है इस तरह की बात सोच रहे हैं कि क्या ऐसा संभव हो पाएगा। चूँकि हम लोगों ने पढ़ा है कि बमुश्किल ही वे लोग जो है नए कपड़े खरीद पाते हैं, तो क्या ऐसा संभव है कि मैं नए कपड़े खरीद सकूंगा। इस तरह की चिंता में है उनको। निर्धनता के उपरोक्त मामलों का अध्ययन कर और निर्धनता से संबंध निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा करें, है ना। ये संबंधित जैसे भूमिहीनता, यदि जमीन नहीं है ना, तो निर्धनता आपके पास है, आपको दिहाड़ी मजदूरी करके कहीं काम करना पड़ेगा। आपको रोजगार नहीं मिले तो भी आपकी स्थिति लचर हो जाने वाली है एकदम। जीवन निर्वाहन जो है बमुश्किल हो जाएगा। परिवार का आकार बड़ा हो तो उतने परिवार के लोग, बड़ा आकार है और कमाने वाले एक व्यक्ति हैं, या बमुश्किल 20 लोगों का परिवार है तो 2 व्यक्ति, तो कैसे जो है जीवन चलेगा। निरक्षरता हो, पढ़े लिखे भी नहीं हो, तो जो है मेहनत मजदूरी से क्या कमा पाएंगे, क्या कुछ कर पाएंगे, परिवार की तस्वीर नहीं बदल सकते हैं। या खराब स्वास्थ्य हो जाए, घर में किसी को कुपोषण की संबंधित समस्या हो जाए, या कोई बच्चा कुपोषण से ग्रसित हो, तो फिर कैसे जो है वो जब बड़ा होगा तो कैसे परिवार का बोझ संभाल पाएगा। ये सारी चीज़ें निर्धनता से ग्रसित है। या तो निर्धनता के कारण हुई है या इसके कारण निर्धनता आती है ना। यानी बाल श्रम, मजबूरी में निर्धनता के कारण बाल श्रम करना पड़ता है। असहायता की भावना रहती है कि भाई लगता है हमारा कोई नहीं है, हमारे बारे में कोई सोचने वाला नहीं है, हमारा कोई सहयोग करने वाला नहीं। ठीक है, ऊपर के दोनों विशिष्ट उदाहरण निर्धनता के अनेक आयामों को दर्शाते हैं। वे दर्शाते हैं कि निर्धनता का अर्थ भूखमरी और आश्रय का न होना है। यानी निर्धनता का मतलब है कि भूख से मर रहे हैं, खाने के लिए सही अनाज नहीं मिल पा रहा है, रहने के लिए घर भी नहीं है। यह एक ऐसी स्थिति भी है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते हैं। यानी निर्धनता में सिर्फ रोटी और मकान की बात नहीं है, वहाँ शिक्षा भी नहीं है। यानी बच्चों को जो है उनके माता पिता विद्यालय भी नहीं भेज पाते हैं, या कोई बीमार आदमी का इलाज नहीं करवा पाते हैं, यानी वहाँ स्वास्थ्य की भी व्यवस्था नहीं हो पाती। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का अभाव भी है। निर्धनता में आपको जो है, निर्धन है आप तो आप सही पानी भी नहीं पी सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कई सारे परिवार जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, अब नॉर्मली आप जानते हैं कि जो है 40 फीट तक का जो पानी है वो गंदा होता है। मजबूरी में जो है उनको 10 फीट 20 फीट जहाँ पानी कम ही में निकल जाता है देहात वगैरह में, उनको बोर करा के वे पानी पीते हैं, तो साफ पानी भी नहीं पीता है। कई सारे लोगों के पास तो पानी पीने का व्यवस्था भी नहीं है। नदी पोखर तालाब से जो है किसी तरह से पानी पीकर वो अपने जीवन निर्वाह कर रहे हैं। तो यह भी जो है स्वच्छ जल का नहीं मिलना, सफाई सुविधाओं का अभाव होना, ये सभी निर्धनता के आयाम हैं। इसीलिए कहा गया कि निर्धनता जो है बहुआयामी है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ जल, सफाई, तमाम तरह के कारक हैं, तमाम तरह के आयाम हैं निर्धनता के। इसका अर्थ नियमित रोजगार की कमी भी है। नियमित रोजगार नहीं मिले, यह भी एक आयाम है निर्धनता का, इससे भी निर्धनता उत्पन्न होती है। तथा न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव भी है ना। न्यूनतम जो आवश्यकता की चीजें हैं उसको भी आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सोच लीजिए, जैसे आपने लखा सिंह के बारे में पढ़ा तो आपने पढ़ा कि भाई वो साबुन और तेल लगाना तो उनके लिए विशाल विलासिता की बात है। परिवार में जो है स्नान करने के दौरान लोग साबुन बमुश्किल ही कभी लगा पाते हैं, नहीं लगाते हैं। बालों में तेल नहीं लगा पाते, है ना। हम लोगों ने जो है
ऊपर जब पढ़ा तो पढ़ा कि भाई उसके यहाँ तो जूते पहनना विलासिता की बात है, जूता नहीं मिल पाता है, उनके परिवार के लोग नहीं पहनते हैं या उनके बच्चे नहीं अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उसको, बहुत बड़ी उनकी लिए बात हो जाएगी। तो इतनी लाचारी में उनका जीवन जी रहा है। अंततः इसका अर्थ है असहायता की भावना के साथ जीना। क्या है? निर्धनता का मतलब हो गया कि असहायता की भावना के साथ जीना, असहाय बन के जीना। निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें उनके साथ खेतों, कारखानों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों और लगभग सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है ना। उनके साथ जो है मानवीय व्यवहार जो है नहीं अपनाए जाते, हमेशा दुर्व्यवहार होता है। स्पष्ट है कि कोई भी निर्धनता में जीना नहीं चाहता। जहाँ इतना अपमान हो, जहाँ सम्मान नहीं मिल पाए, जिस जीवन में कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि इस तरह का जीवन हम जी पाए। तो आपको जरूर प्रयास करना चाहिए। और आप सभी विद्यार्थियों के पास एक बहुत मजबूत हथियार है, और वह हथियार है एजुकेशन। एजुकेशन के बदौलत आप अपने परिवार की जो है तस्वीर बदल सकते हैं। आप जो है एक बहुत बड़े पूंजी के रूप में अपने परिवार में आप दिखाई दे सकते हैं, है ना। तो इसीलिए आपको जो है बहुत तल्लीनता के साथ, पूरे लगन के साथ आपको पढ़ाई करनी चाहिए। अपने करोड़ों लोगों को दयनीय निर्धनता से बाहर निकालना स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौती में से एक रही है। महात्मा गांधी हमेशा इस पर बल दिया करते थे कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त हो। जो तमाम तरह के अभाव उसके पास है, जो वो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं कर पाता है, उसको स्वच्छ जल नहीं मिल पाता है ना। तमाम तरह के उसके साथ जो है अपमान स्वरूप व्यवहार किया जाता है ना। इन सभी चीज़ों से जो भी मानवीय व्यथा, यदि कोई व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति जो है मुक्त हो गया तो समझ जाइए कि देश में निर्धनता नहीं है, ऐसा मानना था उनका। आगे है सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता। अब हम जानेंगे कि भाई सामाजिक वैज्ञानिक जो हैं वो निर्धनता को कैसे देखते हैं। चूंकि निर्धनता के अनेक पहलू हैं, सामाजिक वैज्ञानिक उसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले सूचक वे हैं जो आय और उपभोग के स्तर से संबंधित हैं, लेकिन अब निर्धनता को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारक, रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुंच की कमी आदि जैसे अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जाता है। कहने का मतलब है कि सामान्यतः जो प्रयोग किए जाने वाले सूचक थे वो आय और उपभोग के स्तर से संबंधित था, है ना। यानी दाल रोटी जो है चल पा रहा है कि नहीं, जो उपभोग की वस्तुएं, कपड़ा पहन पा रहे हैं कि नहीं, मकान में रह पा रहे हैं कि नहीं, तो यही तक सोचा जाता था। लेकिन अब जो है निर्धनता का, भाई इसके घर में निरक्षरता का क्या स्तर है, या उस समाज में निरक्षरता या उस देश में क्या लेवल है ना। कुपोषण के कारण जो है रोग प्रतिरोधी क्षमता कितनी कमी हुई है, स्वास्थ्य सेवाओं की क्या व्यवस्था है, किस तरह से है, रोजगार के अवसर की क्या है, सुरक्षित पेयजल मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, स्वच्छता हो पाती है कि नहीं हो पाती। ये तमाम तरह के जो है सूचक हैं जो कि निर्धनता के लिए, निर्धनता के रूप में देखे जाते हैं। यदि आपको स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, आप अपना सही जगह इलाज नहीं कर पा रहे हैं, आप कुपोषित हैं, आपको भरपूर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा, आप सही पानी नहीं पी पा रहे हैं, आप सफाई में नहीं रह पाते हैं, आप जो शिक्षित नहीं हैं, सिर्फ जो है ऐसा नहीं है कि आप जो है रोटी अच्छा खा लेते हैं, मकान में रह रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेते हैं तो आप निर्धन नहीं हैं। नहीं, आपके अंदर एजुकेशन नहीं है, आपके परिवार में जो है एजुकेशन नहीं है तो आप निर्धन ही हैं। आपके घर के लोग जो है स्वस्थ नहीं हैं। स्वस्थ होने के कई सारे आयाम हैं। एजुकेटेड नहीं होंगे तो सिर्फ शारीरिक स्वस्थता बहुत बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि वे मानसिक रूप से अस्वस्थ हों, अंधविश्वासी हों, कर्मकांडी हों, तो भी जो है आप उसी श्रेणी में आएंगे। ये तमाम तरह के कारण हैं। सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण अब बहुत सामान्य होता जा रहा है। सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा पर आधारित जो निर्धनता का विश्लेषण है वो बहुत सामान्य होते जा रहा है। यानी ये सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा पर आधारित भी निर्धनता है। क्या है, आइए उसको देखते हैं। सामाजिक अपवर्जन क्या है? सामाजिक अपवर्जन यानी सामाजिक बहिष्कार। इस अवधारणा के अनुसार निर्धनता के संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि निर्धनों को बेहतर माहौल
और अधिक अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक क्षमता से अपवर्जित रहकर केवल निष्कृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ जो है रहना पड़ता है। यानी जो है निर्धन यदि कोई व्यक्ति होता है तो उसका सामाजिक बहिष्कार होता है। जो धनवान लोग होते हैं वो उसको अपने साथ समता समानता के साथ नहीं रख पाते, उसको अलग जो है उसको रख दिया जाता है, उसको जो है दृष्टि से देखा जाता है, उसको जो है अपने निर्धन लोगों के साथ ही रहना पड़ता है ना। सामान्य अर्थ में सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों हो सकता है। सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का कारण भी हो सकता है और परिणाम भी हो सकता है। अब निर्धनता का कारण कैसे होगा? सामाजिक रूप से यदि किसी का बहिष्कार किया जाए तो कैसे वो निर्धनता का कारण हो सकता है, इसको लेकर भी हम लोग बात करेंगे। और ये परिणाम भी हो सकता है। मान लीजिए आपका सामाजिक अपवर्जन है, सामाजिक बहिष्कार है, तो भी निर्धनता के कारण आपका सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार भी होता है। अमीर आपको अपने पास या अपने ग्रुप में, अपने समूह में जो है नहीं रखना चाहते हैं, वो आपको अलग छांट के चलते हैं। इस तरह की स्थिति भी दिखाई देती है। मोटे तौर पर यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों या अवसरों से जो है अपवर्जित रहते हैं। जो अमीरों को तमाम तरह की सुविधाएं मिल पाती हैं या उनके बच्चों को मिल पाती हैं, गरीब या गरीब के बच्चों को सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, जिनका उपभोग दूसरे उनसे अच्छे लोग जो होते हैं वो करते हैं। ठीक है, कह रहा है इसका एक विशिष्ट उदाहरण भारत में जाति व्यवस्था की कार्यशैली है, जिसमें कुछ जातियों के लोगों को समान अवसरों से अपवर्जित रखा जाता है। जैसे आपको बात करें हम कि मान लीजिए जो भारत में चूंकि जाति व्यवस्था है, जाति व्यवस्था जो है एकदम कण-कण में बसी हुई है, भारत की बर्बादी का भी कारण यही है। कोई दलित व्यक्ति या कोई अस्पृश्य व्यक्ति है जो अछूत है, जिससे छुआना भी लोग वर्जित समझते हैं, उस तरह का व्यक्ति जो है वह यदि किसी होटल को चलाना शुरू कर दे, है ना, तो क्या वहाँ लोग जाएंगे? यदि वो जान जाएंगे, उस क्षेत्र के लोग जानते हो कि यह दलित है या अस्पृश्य है, इसे तो छुआना भी वर्जित है, तो क्या उसके साथ जो है ये बहिष्कार वाली नीति नहीं है? उसका होटल ही नहीं चलेगा, चाहे वो लाख सफाई रखता हो, चाहे लाख अच्छा खाना बनाता हो, तो इससे भी जो है उसको मौका नहीं मिलेगा। उसके साथ निर्धनता की समस्या उत्पन्न हो सकती है, वो गरीब रह सकता है यदि उसके अंदर उस तरह का ही हुनर हो और उसका वो प्रयोग नहीं कर पाए। आप लाख विद्वान है, जैसे भारत में बात किया जाए तो पूजा पाठ कराने की बात की जाए, हिंदू सोसाइटी जो है उसमें पूजा पाठ कराने की बात की जाए तो पूजा पाठ कराने वाले जो है ब्राह्मण होते हैं। आप संस्कृत के लाख विद्वान हैं, आपने जो है पीएचडी कर लिया है संस्कृत में, फिर क्या कोई आपसे पूजा करवाने के लिए आपको बुलाएगा? उसके यहाँ का 5वां फेल भी कोई हो तो उसको जरूर बुलाया जाएगा। क्यों? जाति व्यवस्था के कारण जो है उसको मौका दिया जा रहा है और आपके साथ जाति व्यवस्था के कारण आपको मौका नहीं दिया जा रहा है। तो यह भी जो है जो जाति व्यवस्था है भारत में, यह भी जो है एक बहुत बड़ा कारण है जहाँ पे कुछ जाति को लोगों को ही समान अवसर दिया जाता है और कुछ लोगों को जो अपवर्जित रखा जाता है। इस प्रकार सामाजिक अपवर्जन लोगों की आय ही बहुत कम नहीं करता, बल्कि यह इससे भी अधिक और क्षति पहुंचाता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आय सिर्फ कम होता है, इनकम नहीं हो पाता है, उससे भी ज़्यादा वो क्षति पहुंचाता है। उनको जो है एक मानसिक रूप से, एक मनोवैज्ञानिक रूप से वे लोग जो है प्रताड़ित भी होते हैं और भी बहुत तरह की तमाम तरह की क्षतियाँ उनको होती है, जो सामाजिक जो अपवर्जन जो होता है, सामाजिक रूप से बहिष्कार होता है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा कारण है। अब देखिए अगला है असुरक्षा। निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है जो कुछ विशेष समुदायों, जैसे किसी पिछड़ी जाति के सदस्य या व्यक्तियों, जैसे कोई विधवा या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति है, में भावी वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना जताता है। निर्धनता के प्रति जो है असुरक्षा भी एक माप है, जो कि जो पिछड़ी जातियां हैं, जो भी पिछड़ी जातियां, भारत में पिछड़ी और अग्रणी जातियां हैं, बैकवर्ड और फॉरवर्ड हैं, तो जो पिछड़ी जातियां है या कोई विधवा है या कोई शारीरिक रूप से जो विकलांग व्यक्ति है ना, तो उनके अंदर जो है ये असुरक्षा की भावना भी उत्पन्न हो रही है। उनको जो है उनके निर्धन होने की या निर्धन बने रहने की ज्यादातर संभावना है, क्योंकि वो उनको उसी क्लास में रख दिया गया, उनको आगे जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। उनके साथ तमाम तरह के भेदभावपूर्ण कार्य किए जाते हैं, उनका शोषण किया जाता है ना, तो इस कारण से भी आगे नहीं बढ़ सकते, उनकी निर्धनता खत्म नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से भी एक असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो रही है। असुरक्षा का
निर्धारण परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है। जो सुरक्षा का निर्धारण है परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है। आप जो है आपका एजुकेशन आप कहाँ तक ले पा रहे हैं, कहाँ तक का विकल्प है ना। बहुत सारे बैकवर्डों में जो है, जो पिछड़ी जाती हैं, उनमें सोच है कि भाई हमारे बच्चों को तो नौकरियां ही नहीं लगनी है, नहीं लगने वाला है, नहीं मिलने वाला है, तो एक काम करो, छोड़ो, क्या ज़्यादा पढ़ाना लिखाना, एक कम ही शिक्षित करो इनको, है ना। स्वास्थ्य को लेकर भी जो है वे लोग अंधविश्वास और कर्मकांड में पड़े हुए हैं। वो डॉक्टर के पास नहीं जाकर जो है तमाम तरह के जो है अंधविश्वास वाले बात में चले जाते हैं, सोखा या वो जो तमाम तरह के लोगों के पास चले जाते हैं। क्या उनके लिए जो है रोजगार के जो अवसर हैं, जीविका के लिए तमाम तरह के अवसर उपलब्ध हैं कि नहीं, तो ये तमाम तरह के जो क्या उनके पास वो भरपूर संपत्तियां हैं जिनसे जो है उनका जीवन स्तर अच्छा हो सकता है, उनकी गरीबी मिट सकती है। तो इन सभी कारणों से जो है असुरक्षा का निर्धारण होता है। ठीक है। इसके अलावा इसका विश्लेषण प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, सुनामी, आतंकवाद आदि मामलों में इन समूहों के समक्ष विद्यमान बड़े जोखिमों के आधार पर किया जाता है। जब भी प्राकृतिक आपदाएं आए, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए या आतंकवाद आए, तो इन समूहों के समक्ष जो है तमाम तरह के जोखिम हैं। वो सुरक्षात्मक भावना नहीं है, इनका सिक्योरिटी हो सके या इनके बारे में कोई सोच सके, इस तरह की बात नहीं हो। लगातार कई दिनों तक जो मान लीजिए कि बारिश आ गया, इनके घर अच्छे नहीं है कि ये सुरक्षित रह पाएंगे, है ना। बाढ़ से जो है क्या हो गया कि उससे भूकंप आ गए कभी, तो घर मजबूत नहीं है कि इनका घर बच पाए, वो घर जो है भूकंप में गिर जाएगा, इस तरह की स्थिति है इनके। तो तमाम तरह की जो है इनके साथ समस्याएं हैं। अतिरिक्त विश्लेषण इन जोखिमों से निपटने की उनकी सामाजिक और आर्थिक क्षमता के आधार पर किया जाता है ना। और जो आगे विश्लेषण की बात किया जाए कि इन जोखिम जो भी हैं, जो आतंकवाद है या जो प्राकृतिक आपदा है, इनसे निपटने के सामाजिक और आर्थिक क्षमता कितना है उनका। वास्तव में जब सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है, चाहे कोई बाढ़ हो या भूकंप या फिर जो है नौकरियों की उपलब्धता में कमी, दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना का निरूपण ही असुरक्षा है। कि भाई सबके लिए आया, बरसात हो रही तो सबके लिए हो रही है, लेकिन कुछ ऐसा वर्ग है, कुछ ऐसा क्लास है कि वो काम ना करे नियमित रूप से, तो उसके घर के लोग मर जाए भूखे, तो फिर उसके साथ बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि यार इतना ज़्यादा जो है, जैसे मान लीजिए कोरोना काल में लॉकडाउन लगा आपके देश में, तो लॉकडाउन से सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा समाज हुआ, तो जो बैकवर्ड, जो पिछड़ी जातियां थी, सबसे ज़्यादा वो प्रभावित हुए। क्यों? क्योंकि वो हैंड टू माउथ हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, इस तरह की स्थिति है। काम का बंद हो जाना उनके लिए बहुत बड़ा परेशानी का कारण बन गया। प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, मान लीजिए कि इतनी बड़ी आपदा थी, पूरी दुनिया में, विश्व में आपदा थी, प्रभावित तो सबको इसने किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा इस क्लास के लोगों को किया है, सबसे ज़्यादा असुरक्षित इन्होंने ही महसूस किया है खुद को। उसी तरह से सूखा पड़ जाए तो सबसे ज़्यादा परेशानी इनको झेलनी पड़ेगी, बाढ़ आ जाए, तमाम तरह की कोई समस्या आ जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान इनको होता है। तो इनके साथ भी एक असुरक्षा की भावना जो है उत्पन्न होती है। ठीक है। आगे है निर्धनता रेखा, पॉवर्टी लाइन। निर्धनता पर चर्चा के केंद्र में सामान्यतः निर्धनता रेखा की अवधारणा होती है। निर्धनता के आकलन की एक सर्वमान्य विधि आय अथवा उपभोग स्तर पर आधारित है। यानी जब भी हम निर्धनता पे चर्चा करते हैं तो इसके सेंटर में होता है पॉवर्टी लाइन, कि भाई कौन सी ऐसी रेखा है जिस रेखा के अंदर, यानी जिस इनकम के अंदर जो है रहने वाले लोगों को निर्धन कहा जाएगा, उससे ऊपर ज़्यादा कमाने वाले लोगों को जो है निर्धन नहीं कहा जाएगा। तो ये सामान्यतः जो आय अथवा उपभोग स्तर पर आधारित है। किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं के लिए दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। मान लीजिए जो भी आपके जीवन की मूल आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, उसको पूरा करने के लिए जो एक डाटा, एक आंकड़ा बनाया गया कि भाई इतना आपके यहाँ मंथली इनकम होना चाहिए आपका परिवार का, तो आप इन चीज़ों को फुलफिल कर सकते हो। यदि उससे भी जो है आप कम आपका इनकम हो तो जो है उस व्यक्ति को निर्धन माना जाता है ना।
मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न कालों एवं विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न होती है। ये भी बात सही है कि अलग अलग देशों में जो है अलग अलग समयों में जो है मौलिक जो आवश्यकताएं हैं वो अलग अलग होती है। पहले रोटी कपड़ा मकान तक ही सीमित था, अब तो शिक्षा स्वास्थ्य हो गया है, स्वच्छ जल हो गया है ना, सफाई हो गया, तमाम तरह के और कारण उसमें प्रवेश कर गए हैं। निर्धनता के स्तर की बात की जाए तो भारत में अलग लेवल है और अन्य जगहों पे अलग है। तो जगह बदलते ही, देश बदलते ही जो है वो भी निर्धनता की परिभाषा भी बदल जाती है, गरीबी की परिभाषा भी बदल जाती है, निर्धन व्यक्ति का लेवल भी चेंज होता है। अतः काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है जिसे विकास एवं उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मापदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है ना। एक काल्पनिक रेखा प्रत्येक देश जो है वो प्रयोग करता है, जो अलग अलग देशों में अलग अलग होता है। ये उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका में उस आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है। अब देखिए, अमेरिका में उस व्यक्ति को निर्धन मानेंगे जिसके पास कार नहीं है, वो व्यक्ति निर्धन है ना। जबकि भारत में अब भी कार रखना विलासिता मानी जाती है। और भारत में क्या है कि यदि कार रह गया तो बहुत बड़े अमीर हो गए, वो तो अमीर ज्यादा हो गए एकदम। तो इस तरह की स्थिति है वहां पर, है ना। तो अलग अलग देश बदलते ही जो है, क्षेत्र बदलते ही निर्धनता की परिभाषा भी क्या हो जाती है, बदल जाती है। अपने भारत में किसी के पास जो है दुपहिया वाहन है तो वो निर्धन नहीं रहा। यदि उसके पास 4 पहिया है, उसके पास कार है तो बहुत अमीर हो गया, वो तो विलासितापूर्ण जीवन जी रहा है, इस तरह का है। और वहाँ जो है यदि कार नहीं है, बाइक दुपहिया वाहन कितना हो, कार नहीं है तो आप गरीब ही हैं, निर्धन ही हैं। कार है तो ठीक है, आप एवरेज हैं, आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं अमेरिका में, इस तरह की बातें हैं। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक और चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। जब भी भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करें तो जो भी जीवन निर्वाह के लिए जो जरूरत चीज़ है, जैसे कि रोटी है, जो खाद्य आवश्यकता है, कपड़ा है, जूता है, ईंधन है ना, प्रकाश, शैक्षिक, चिकित्सा संबंधी जो तमाम तरह की आवश्यकताएं, इस पर विचार किया जाता है। इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता है, उनकी कीमत से रुपया में गुणा कर देते हैं। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित रहता है। यदि खाद्य आवश्यकता को देखें तो वांछित जो कैलोरी है, यानी इंसान के लिए जो जरूरी कैलोरी है, दैनिक जरूरी, वो उसको पूरा कर पाता है कि नहीं कर पाता है। खाद्य वस्तुएं जैसे अनाज, दाल, सब्जी, दूध, तेल, चीनी आदि मिलकर जो है इन आवश्यक कैलोरी की पूर्ति कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, इसको देखा जाता है कि भाई जो भी उसके शरीर में जो जरूरी कैलोरी है वो मिल पा रहा है उसको कि नहीं। आयु, लिंग, काम करने की प्रकृति आदि के आधार पर कैलोरी की जो आवश्यकताएं हैं बदलती रहती हैं। हो सकता है कि भाई बच्चा है तो उसके लिए अलग कैलोरी चाहिए, कोई युवा है तो अलग चाहिए, कोई बुजुर्ग है तो अलग चाहिए, काम के आधार पर भी है। कोई मेहनत का काम कर रहा है उसके लिए अलग कैलोरी की जरूरत है उसके बॉडी में, कोई आराम का काम कर रहा है उसको कम कैलोरी की जरूरत है। तो ये बदलते रहता है। तो वो खाद्य सामग्री को इस कैलोरी के आधार पर देखा जाता है। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। यानी भारत में जो है 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन में 2400 कैलोरी यदि पूरा हो पा रहा है तो कहेंगे कि हाँ उसकी खाद्य आवश्यकताएं जो है पूरी हो पा रही है गाँव में। और शहर के लोग चूंकि कम मेहनत करते हैं तो 2100 कैलोरी रखा गया है उनके लिए। ये डाटा याद रखेंगे हमेशा। चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी गई है। गांव के जो लोग हैं उनको ज़्यादा कैलोरी की जरूरत है भोजन में और शहर के लोगों को कम। अनाज आदि के रूप में इन कैलोरी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय को कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय समय पर संशोधित किया जाता है कि जो भी कैलोरी की जरूरत है उसको खरीदने के लिए जो प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय है, कीमतों की वृद्धि को ध्यान में रखकर ही उसको संशोधित करने का काम किया जाता है कि क्या वो व्यय कर पाता है अपने प्रत्येक व्यक्ति। इन परिकल्पनाओं के आधार पर वर्ष 2011-12 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रति माह किया गया। देखिए ये भी कितना हास्यप्रद है, 816 रुपये प्रति माह मात्र ग्रामीण क्षेत्रों में।
यानी एक महीने में उस परिवार में का जो व्यक्ति जो कमाने वाला 816 रुपये कमा रहा है, तो वो 816 रुपये से अधिक कमाए, है ना, तो फिर जो है या 816 रुपये कमा रहा है तो फिर वो निर्धन नहीं है। ध्यान रखिएगा, 816 रुपये पे ही निर्धनता रेखा का निर्धारण कर लिया गया। और शहर में है तो 1000, यानी एक परिवार में यदि मान लेते हैं 20 लोग हैं और कमाने वाले 4 लोग हैं, तो शहरों में जो है 4000 रुपया महीने उस परिवार का आना चाहिए, तो फिर वो परिवार जो है निर्धन नहीं है। उसी तरह से जो 816 में यदि गांव में वो परिवार है तो 816 गुणे 4 कर लीजिए, चूँकि गांव में ऐसा लोग कहना कि अनाज वगैरह सस्ता मिलता है इसीलिए कम रखा गया है। तो डाटा भी बहुत हास्यास्पद है भारत के लिए, देख सकते हैं। तो ये रखा गया। आगे देखिए क्या है, कम कैलोरी की आवश्यकता के बावजूद शहरी क्षेत्रों के लिए उच्च राशि निश्चित की गई है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें अधिक होती है। यानी शहर में तो जैसे हमने जाना कि पर व्यक्ति जो कैलोरी की बात करें तो 2100 कैलोरी चाहिए, और गांव में कितना चाहिए तो 2400 कैलोरी चाहिए। यहाँ कम कैलोरी जरूरत है, फिर भी जो है 1000 रखा गया है शहर के लिए पर व्यक्ति, है ना। तो आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि जो है शहरों में जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी कीमतें क्या होती हैं, अधिक होती हैं, ये बात कहा गया। इस प्रकार वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 5 सदस्यों का परिवार निर्धनता रेखा के नीचे होगा यदि उसकी आय लगभग जो है 4080 रुपये प्रति माह से कम है। 4080 रुपये 5 लोग, आप गुणा कर लेंगे, 816 था ना, गुणे 5 लोग कमा रहे हैं तो 1685 840, 4080 रुपये से कम है उसके परिवार की आय तो वो गरीब हैं, और 4080 रुपये या उससे अधिक है तो फिर गरीब नहीं। ये स्थिति रखी गई। इस तरह के परिवार को शहरी क्षेत्रों में जो है अपनी मूल्य आवश्यकता पूरा करने के लिए कम से कम 5000, यानी वहाँ पे यदि 1000 रखा गया है तो 5 लोग हैं तो 5000 होना चाहिए प्रति माह की आवश्यकता होगी। निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर, सामान्यतः हर 5 वर्ष पर प्रतिदर्श सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रतिदर्श 5 साल पे जो है प्रतिदर्श सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO है ना, नेशनल सैंपल उसके बाद सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के द्वारा जो है ये किया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष पर। तथापि विकासशील देशों के बीच तुलना करने के लिए विश्व बैंक जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखा के लिए एक समान मानक का प्रयोग करते हैं। यदि विकासशील देशों की बात की जाए तो जो विश्व बैंक है ना, विश्व बैंक जैसा जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो जो है क्या करता है, वो निर्धनता रेखा के लिए एक मानक जो है का प्रयोग करता है। जैसे 1.9 यानी डॉलर की बात करें, 1.9 डॉलर 2011 में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के समतुल्य न्यूनतम उपलब्धता के आधार पर। अब देखिए 1.9 डॉलर रखा गया प्रतिदिन, 1. अभी वर्तमान में यदि भारत की बात की जाए तो लगभग जो है 82, उस समय जो है 50-55 के आसपास था हमको लगता है। तो 110-20 रुपया प्रतिदिन यदि आपका इनकम है, देखिए क्या कहता है विश्व बैंक, यदि उतना आप कमा लेते हो तो फिर आप निर्धन नहीं हो, गरीब नहीं हो। तो डाटे भी कुछ जो है आपको चिंता में डालते हैं कि भाई आखिर में दिखाना क्या चाहते हैं लोग। आइए चर्चा करें, विभिन्न देश विभिन्न निर्धनता रेखाओं का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग डिमांड होती है, उनकी जनसंख्या अलग अलग है, उनके यहाँ वस्तुओं की कीमतें अलग अलग हैं, इसीलिए अलग अलग होता है। ठीक है। निर्धनता के अनुमान क्या है अगला टॉपिक? निर्धनता के अनुमान। तालिका 3.1 से स्पष्ट है कि भारत में निर्धनता अनुपात वर्ष 1993-94 में लगभग 45% से वर्ष 2004-05 में 37.2% तक महत्वपूर्ण गिरावट आई है। ये तालिका 3.1 पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, इस तालिका को देख लीजिएगा, यहाँ ईयर दिया हुआ है, फिर ग्रामीण, फिर शहरी, फिर योग की बात करें, है ना, ये निर्धनता अनुपात है। निर्धनों की संख्या है करोड़ों में 319 करोड़, शहरों में 75 करोड़ 404 पूरा जो है। इस तालिका को देख लीजिएगा किस तरह से इसमें गिरावट आया है कि बढ़ोतरी आया है, किस वर्ष में कम हुआ है, किस वर्ष में अधिक हुआ है, इन तमाम तरह की चीज़ों को देख लीजिएगा और इसको आप पढ़ लीजिएगा, है ना।
इसमें वही बातें लिखी गई जो तालिका में दिया गया। ठीक है, अब है असुरक्षित समूह। निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। जो भी सामाजिक समूह है या जो भी आर्थिक वर्ग है भारत में, सभी में एक समान नहीं है। जो निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात है, जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं, वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं। यानी भारत में सबसे ज़्यादा यदि बात किया जाए कि जो निर्धनता के प्रति सर्वाधिक जो असुरक्षित लोग हैं वो कौन है, तो जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं। इसी प्रकार आर्थिक समूहों में सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियमित मजदूर परिवार है। यदि आर्थिक रूप से बात किया जाए, है ना, कि आर्थिक समूहों में तो सबसे ज़्यादा जो आर्थिक हिसाब से दे, एक तो ये हो गया क्लास, जो जातिगत या वर्ग जो बना हुआ है, SC ST OBC या जो जनरल बना हुआ है, उस कैटेगरी में बात करें तो सबसे ज़्यादा निर्धन है तो वो कौन है, तो जो अनुसूचित जाति, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, वे सबसे ज़्यादा निर्भर हैं। और आर्थिक आधार पर यदि देखा जाए तो सर्वाधिक जो असुरक्षित समूह है वो गाँव में जो कृषि श्रमिक परिवार है, जो खेतों में जाके दिहाड़ी मजदूरी किसी तरह करते हैं, या नगर में जो अनियत मजदूर परिवार है, जो किसी तरह से काम की तलाश करके जो है अपना पेट पालते हैं, वे लोग हैं। निम्नलिखित आरेख 3.1 इन सभी समूहों में निर्धन लोगों की प्रतिशतता को दर्शाता है। यद्यपि निर्धनता रेखा के नीचे कुछ लोगों का औसत तो भारत में सभी समूहों के लिए 22 है, कह रहा है कि ये 3.1 जो अभी आरेख है उसमें कह रहा है कि इन सभी समूह में निर्धन लोगों की प्रतिशतता को दर्शाता है कि भाई कितने लोग निर्धन हैं, कितने परसेंटेज हैं। यद्यपि निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का औसत भारत में सभी समूहों के लिए 22 है। अनुसूचित जनजातियों के 100 में से 43 लोग अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं। सोच लीजिए, सभी समूहों के लिए जो है औसत तो दे दिया गया 22, लेकिन अनुसूचित जनजातियों की बात की जाए, शेड्यूल ट्राइब की बात की जाए तो 100 में से 43 लोग ऐसे हैं जो कि अपनी मौलिक आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते। इस तरह नगरीय क्षेत्रों में जो है 34% अनियत मजदूर निर्धनता रेखा के नीचे हैं। लगभग 34% अनियत कृषि श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों में भी हैं, और 29% अनुसूचित जातियां भी क्या है, निर्धन है। ये सारे परसेंटेज है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सामाजिक रूप से सुविधा वंचित सामाजिक समूहों का भूमिहीन अनियत दिहाड़ी श्रमिक होना उनकी दोहरी असुविधा को सामान्य समस्या की गंभीरता को दिखाता है। एक तो क्या है, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब है, उनका क्लास भी लोअर है, और उसके बाद उनकी भूमि भी नहीं है, भूमिहीन भी है, किसी तरह से जो है दिहाड़ी मजदूरी करके, या यदि शहरों में है तो किसी तरह से जो है वो क्या है, तो अनियत दिहाड़ी है किसी तरह से। ये उनके साथ दोहरी समस्या हो जाती है। एक तो समाज में वर्ग का कमजोर होना, दूसरा जो है आर्थिक रूप से पिछड़ापन होना, तो ये बहुत बड़ी समस्या उनके लिए हो जाती है। इस बात को आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा इस डायग्राम को देख लिया जाए। ये यहाँ पे जो हम चर्चा कर रहे थे, है ना, प्रति 100 पुरुषों में निर्धनता को दिखाया गया है। देखिएगा, अनुसूचित जनजाति 43%, अनुसूचित जाति 29%, भारतीय निर्धनता अनुपात औसत ये जो है 22 सबके लिए जनरली रखा गया, और जो अनियत कृषि श्रमिक है 34, फिर जो है अनियत गैर कृषि श्रमिक जो शहरों में हैं उनके लिए भी 34 रखा गया। तो ये तमाम तरह के डाटे, इन डाटों को आप यहाँ से भी ले सकते हो, www.worldbank.org, तो वहीं से लिया गया है। तो आप डाटा भी प्राप्त कर सकते हैं किसी भी देश की स्थिति परिस्थिति को जानने के लिए, वास्तविक स्थिति को। थोड़ा सा देखिएगा, फिगर दिया हुआ है, शिवरमन की कहानी। शिवरमन की कहानी अभी है, यहाँ पे पढ़ेंगे तो हम जानेंगे, पहले इसको आगे बढ़ाते हैं। हाल के कुछ अध्ययनों ने दर्शाया है कि 1990 के दशक के दौरान अनुसूचित जनजाति परिवारों को छोड़कर अन्य सभी तीनों समूहों, अनुसूचित जाति, ग्रामीण कृषि और शहरी अनियत मजदूर परिवार में निर्धनता में कमी आई। यानी हाल का कुछ डाटा ये बता रहा है कि जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो अनुसूचित जाति हैं, या जो भी लोग हैं जो ग्रामीण कृषि श्रमिक हैं या शहरी अनियमित मजदूर हैं जिनको रोज काम नहीं मिल पाता है, या गाँव में जो खेतों में जो है श्रमिक के रूप में काम करने वाले लोग हैं, इनकी मात्रा में अभी जो है इनकी प्रतिशतता में, इनकी निर्धनता में क्या हुई है, कमी आई है।
लेकिन जो है अनुसूचित जनजातियों की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। इन सामाजिक समूहों के अतिरिक्त परिवार में भी आय असमानता है। निर्धन परिवारों में सभी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। कुछ संदर्भों में महिलाओं, वृद्ध लोगों और बच्चियों को भी ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच से वंचित रखा जाता है। महिलाओं को पूरा नहीं मिल पाता है संसाधन, जो भी वहाँ है उस सब समान रूप से। बुजुर्गों पे ध्यान नहीं दिया जाता है। जो बच्चियाँ हैं घर में, बच्चियों को तो ऑलरेडी सामाजिक ढांचा ऐसा है कि उनको बोझ समझा जाता है, तो उन पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इस तरह की जो है चीज़ें दिखाई देती है। आइए देखते हैं शिवरमन की कहानी। किसकी कहानी? तो शिवरमन की कहानी। शिवरमन तमिलनाडु में करूर कस्बे के निकट एक छोटे से गांव में रहता है। करूर हथकरघा और बिजली करघा के अपने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। यानी वहाँ हथकरघा और बिजली करघा से कपड़े बनाए जाते हैं। गांव में 100 परिवार रहते हैं। शिवरमन आर्यू थांथियार यानी मोची जाति का है। क्या है? तो आर्यू थांथियार जो कि मोची होते हैं उस जाति का। और अब वह 160 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से एक खेतिहर मजदूर के रूप में काम करता है, लेकिन उसे यह काम वर्ष में मात्र 5 या 6 महीने मिलता है। ठीक है। अन्य समय में वह गांव में दूसरे छोटे मोटे काम करता है। खेतों में 5-6 महीने जब सीजन होता है कृषि का तो मिलता है, बाकी समय में छोटे मोटे काम करता है। उसकी पत्नी जो शशिकला है भी उसके साथ काम करती है ना, लेकिन इन दिनों उसे कभी कभी ही काम मिल पाता है। यदि मिलता भी है तो उसी काम के लिए जो शिवरमन करता है उसे 100 रुपये प्रतिदिन मिलता है और परिवार में 8 सदस्य हैं। शिवरमन ऐसे नॉर्मली 160 कमाता है, उसी काम के लिए उसके पत्नी को 100 रुपये प्रतिदिन पूरे 8 सदस्य हैं। शिवरमन की 65 वर्ष की विधवा माँ बीमार है और प्रतिदिन के कामों में उसे सहायता की आवश्यकता पड़ती है। जो नियमित उसको काम है करना है, जो नेचुरल कॉल्स है उसमें उसको सहायता देना पड़ता है ना। यानी वो कर नहीं पाती हैं अपना, सुबह जो है उठना, फ्रेश होना, या तमाम तरह के स्नान ध्यान करना नहीं कर पाती। उसकी 25 वर्ष की एक अविवाहित बहन है और उसके अपने 4 बच्चे हैं, जिसकी आयु 1 वर्ष से लेकर 16 वर्ष के बीच है। उनमें से 3 लड़कियां हैं और सबसे छोटा बेटा है। कोई भी लड़की विद्यालय नहीं जाती है। लड़कियों के लिए विद्यालय की पुस्तकें और अन्य वस्तु खरीदना विलासिता है और उसके बस से बाहर है। यानी ऐसी स्थिति है उसकी कि वो खरीद नहीं सकता है, पुस्तकों को नहीं खरीद सकता है, उन्हें पढ़ा नहीं सकता है, उसके बस से बाहर है। उसके बाद से पुस्तकें लाता और उसके बस से बाहर। फिर एक दिन उनकी शादी भी करनी है, इसलिए वह अभी इनकी शिक्षा पर खर्च नहीं करना चाहता कि भाई शादी करनी है तो शादी के खर्च हमको जुटाने पड़ेंगे, शिक्षा पे कैसे खर्च करें। इस तरह की उसकी स्थिति है। उसकी माँ की अब जीने की कोई इच्छा नहीं है और वह मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही है। उसकी बहन और सबसे बड़ी लड़की घर का काम करती है। शिवरमन अपने बेटे को बड़ा होने पर विद्यालय भेजना चाहता है ना। उसकी चूंकि सबसे छोटा है, उसकी अविवाहित बहन की उसकी पत्नी के साथ नहीं बनती है। उसकी बहन जो है उसका शादी अभी तक नहीं हुआ है ना, अभी तक वो कुंवारी है और उसके पत्नी के साथ उसका नहीं बनता है। शशिकला उसे एक बोझ समझती है, लेकिन शिवरमन धन की कमी के कारण उसके लिए कोई योग्य वर नहीं ढूंढ पा रहा है। भाई उसके पास पैसा नहीं है और उसकी पत्नी जो है उसको क्या समझती है, तो बोझ समझती है। यद्यपि उसके परिवार को 2 जून की रोटी का प्रबंध करना कठिन हो रहा है, शिवरमन मात्र अपने बेटे के लिए कभी कभी दूध खरीद लेता है। ऐसी स्थिति है ना। तो इसी शिवरमन की कहानी है। और यहाँ पे जो हम लोग फोटो देखे हैं, देखिए गांव में काम नहीं तो क्या लिख रहा है यहाँ पे। शिवरमन आया है, मैं शहर में भी पर्याप्त पैसा प्राप्त नहीं कर सका, इतनी अनियमित आय में मैं अपने बच्चों को विद्यालय कैसे भेजूंगा। ये सोच में है शिवरमन। ये उसके परिवार के लोग हैं, उसका घर है, इसको दिखाया गया। ठीक है। तो इतनी ज़्यादा जो है गरीबी है, लाचारी है, इस तरह के सीन है, इसको दूर करने का आप सब विद्यार्थियों को प्रयास करना चाहिए ताकि देश जो है आगे बढ़ सके, निर्धनता खत्म हो सके। अंतर्राज्यीय असमानता, भारत में निर्धनता एक और पहलू या आयाम है। प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है, ये भी बात है।
अलग अलग राज्यों में निर्धनता जो है अलग अलग है, भारत देश में ही। यद्यपि 1970 के दशक के प्रारंभ में राज्य स्तरीय निर्धनता में सुदीर्घकालिक कमी हुई है। निर्धनता कम करने में सफलता की दर विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। अलग अलग राज्य जो है अलग अलग प्रकार से अपनी निर्धनता को खत्म कर पाए हैं। वर्ष 2011-12 भारत में निर्धनता अनुपात 22% है, यानी उस समय 11-12 में भारत में निर्धनता का जो अनुपात रखा गया 22%। कुछ राज्य जैसे मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से ज़्यादा है, जो 22% है उससे भी ज़्यादा है, जैसा कि आरेख 3.2 दर्शाता है। बिहार और उड़ीसा क्रमशः 33.7 और 32.6% रखा, यानी बिहार में 33.7% और उड़ीसा में 32.6% निर्धनता है। निर्धनता औसत के साथ दो सर्वाधिक निर्धन राज्य बने हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो है निर्धन राज्य कौन है? बिहार है आपका। तो बिहार के विद्यार्थियों को भी और सोचना है कि भाई कैसे गरीबी को खत्म किया जाए, निर्धनता को खत्म किया जाए। उसके बाद दूसरा नंबर पे कौन है? तो उड़ीसा है। उड़ीसा जो है मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ नगरीय निर्धनता भी अधिक है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में गांव के लोग भी निर्धन है और शहर के लोग भी निर्धन है। इसकी तुलना में केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है, यानी इन राज्यों में निर्धनता कम हुई है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं, है ना। पंजाब और हरियाणा में वहाँ पे उच्च कृषि वृद्धि हुआ है, वहाँ पे हरित क्रांति का प्रयोग किया गया और वहाँ की निर्धनता कम हुई है। केरल ने मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया है, यानी केरल क्या हुआ है? केरल ने अपने लोगों को ज़्यादा शिक्षित किया, मानवीय पूंजी को विकसित किया। जहाँ सबसे ज़्यादा जो है लिटरेसी रेट वहीं पे, और सबसे ज़्यादा शिक्षा कहाँ है? बिहार में है। तो बिहार में जो है ना ही कृषि में, है ना ही हरित क्रांति लाई गई, ना कृषि पर ध्यान दिया गया, ना भूमि पर ध्यान दिया गया और ना ही मानवीय पूंजी पर ध्यान दिया गया और ना ही श्रम पे ध्यान दिया गया। तो विकास हो कहाँ से? लोगों को रोजगार नहीं है, लोगों को भागना पड़ता है, बाहर जाके काम करना पड़ता है। कृषि के लिए जो है समुचित व्यवस्था नहीं है, बस मौसम पे आश्रित हैं लोगों किसानों के पास ज्ञान नहीं है, वैज्ञानिक पद्धतियां नहीं है उनके पास। आज भी जो है उनको जो है जब सीजन होता है तो यूरिया वगैरह के लिए आज भी जो है उनको तमाम तरह की समस्याएं झेलनी पड़ती है। तो हरित क्रांति भी सफल नहीं हुआ है। और तीसरा जो है सबसे ज़्यादा अशिक्षित लोग हैं, तो मानवीय पूंजी भी यहाँ नहीं है, मानव संसाधन पर भी ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन वहीं केरल में मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया गया, वहाँ के लोगों को शिक्षित ज़्यादा किया गया, इसीलिए वो आगे बढ़ गया। पश्चिम बंगाल में कृषि भूमि सुधार उपायों से निर्धनता कम करने में सहायता मिली है। कृषि भूमि सुधार उपाय, पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार हुआ है और बिहार की तो बातें नहीं है। यहाँ तो आज भी जो है वो क्या बोलते हैं उसको, आज भी जमींदारी चल रही है यहाँ पे आज भी लोग के पास हजारों हजार एकड़ जमीन है। सरकार जो है उन जमींदारों से लड़ाइयाँ लड़ के हार जाती है, जमींदार उन सरकार को चकमा दे देते हैं, तो फिर आम जनता की क्या हाल है आप सोच सकते हैं, ऐसी स्थिति है। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज का सार्वजनिक वितरण इसमें सुधार का कारण हो सकता है। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज का जो है सार्वजनिक वितरण होता है, इससे ये सुधार हुआ। अब आइए वैश्विक निर्धनता परिदृश्य को लेकर डिस्कस करेंगे। विभिन्न देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता, विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन 1.9 डॉलर से कम पर जीवन निर्वाह करना, है ना। यानी विश्व बैंक इसको निर्धारित किया है कि 1.9 डॉलर, लगभग 2 आप समझ सकते हैं, 2 डॉलर से कम जिसको मिले। यानी यदि कहीं का, जैसे मैं बताया कि वर्तमान में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 82 पॉइंट कुछ है लगभग, तो इसको जो है 2 से गुणा कीजिएगा आप, तो 2 to 4 164, 164 रुपये, है ना। तो इससे कम यदि किसी का हो रहा है, लोगों का अनुपात 1990 के 36% से गिरकर जो 2015 में 10% हो गया। ये दिखाया जा रहा है उस समय तक कि गिर गया भाई, यानी निर्धनता कम हुई पूरे विभिन्न देशों में, है ना, जो अत्यंत आर्थिक रूप से निर्धनता की बात हो रही है। वैश्विक स्तर पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यद्यपि वैश्विक निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है पूरे विश्व स्तर पर, लेकिन इसमें बृहत क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। वैश्विक स्तर पे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएं हैं।
कुछ देश ज़्यादा गरीब हैं, कुछ देश जो है बहुत कम गरीब हैं, कुछ देशों में बहुत ज़्यादा निर्धनता है, जैसे उसमें आपका भारत है। तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में बृहत निवेश के कारण चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में निर्धनता में जो है विशेष कमी आई है। यानी चाइना जो है या जो दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं वहाँ निर्धनता में क्या आई है, कमी आई है। इसके पीछे के कारण क्या है, तो तीव्र आर्थिक वहाँ प्रगति हुई, मानव संसाधन का विकास हुआ, आर्थिक रूप से उन्नति हुई, मानव को भी शिक्षित विकसित करने का काम किया गया है, तो कमी आई है। चीन में निर्धनों की संख्या 1981 के 88.3% घटकर 2008 में 14.7% हो गया। सोच लीजिए कितना तगड़ा उसने बैटिंग किया, कितना अच्छा स्कोर किया है कि वह एकदम कम करके ला दिया है। वर्ष 2019 में 0.6% रह गई। वाह, इतना ज़्यादा जो है प्रोग्रेस किया चाइना ने, दिखाया अपने काबिलियत को। दक्षिण एशिया के देश भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान के निर्धनों की संख्या में गिरावट इतनी ही तीव्र रही और 2005 में 34% गिरकर 2004 में 15.2% हो गई, है ना। निर्धनों के प्रतिशत में गिरावट के साथ ही निर्धनों की संख्या में भी कमी आई है, जो 2005 में 540.4 मिलियन से घटकर जो है 2013 में 274.5 मिलियन रह गई है। यानी प्रतिशत भी भारत में या पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान की बात की जाए तो यहाँ भी गिरा हुआ है निर्धनों का प्रतिशत, लेकिन उस रेशियो में नहीं है, फिर भी कम हुआ है। भिन्न निर्धनता रेखा परिभाषा के कारण भारत में भी निर्धनता राष्ट्रीय अनुमान से अधिक है। अच्छा, भिन्न निर्धनता रेखा परिभाषा के कारण भारत में भी निर्धनता जो है राष्ट्रीय अनुमान से अधिक है। देख लीजिए यहाँ पे, ये है पहला जो है भारत के चुनिंदा राज्यों में निर्धनता अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम निर्धनता देख सकते हैं आप यहाँ पे केरल में है। पूरे भारत में बात किया जाए तो 21.9 ऑन एवरेज, और बिहार का देखिए 33.7 सबसे अधिक, उसके बाद उड़ीसा, फिर जो है असम, फिर जो है मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, ये दिया हुआ है। सबसे ज़्यादा निर्धनता बिहार में है, फिर उड़ीसा में, इस तरह घटते क्रम में यहाँ पे। सबसे कम कहाँ है, केरला में है, क्योंकि उसने मानव पूंजी पे ध्यान दिया, मानव संसाधन विकास पे ध्यान दिया, लोगों को शिक्षित करने का काम किया। और भारत का एवरेज है 21.9, और इस एवरेज को भी पार करते हुए तमाम सकते हैं बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उसका एवरेज से भी ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद से जो है फिर आइए चर्चा करें। चर्चा करने के बाद जो है फिर आगे उस बात को आगे बढ़ा रहे। सब सहारा अफ्रीका में निर्धनता वास्तव में 2005 के 51% घटकर 2018 में 40.2% हो गया है। सब सहारा अफ्रीका की बात हो रही है। और एक 3.3 अभी देखेंगे हम लोग। लैटिन अमेरिका में निर्धनता का अनुपात वहीं रहा है, वहाँ कमी बेसी नहीं हुई है। वहाँ पर निर्धनता रेखा 2005 में 10% से गिरकर 2018 में 4% रह गई है। अच्छा, कहाँ पे, तो लैटिन अमेरिका में। फिर रूस जैसे पूर्व समाजवादी देशों में भी निर्धनता पुनः व्याप्त हो गई, जहाँ पहले आधिकारिक रूप से कोई निर्धनता थी ही नहीं। तालिका 3.2 अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा, यानी यहाँ पे इसमें दिखाया गया कि परिभाषा के अनुसार विभिन्न देशों में निर्धनता के नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात दर्शाती है। जो $1.9 से जिनका कम इनकम हो, वे निर्धनता रेखा के नीचे आएंगे। संयुक्त राष्ट्र के नए सतत विकास के लक्ष्य को 2030 तक सभी प्रकार की गरीबी खत्म करने का प्रयास है। यानी संयुक्त राष्ट्र का जो नया सतत विकास का लक्ष्य है कि 2030 तक जो है सभी प्रकार की गरीबी को क्या किया जाए, खत्म किया जाए। यहाँ देख सकते हैं प्रतिदिन $1.9 से कम पाने वालों की संख्या नाइजीरिया में, बांग्लादेश, भारत, चलिए यहाँ सबसे अधिक है नाइजीरिया में, फिर बांग्लादेश है 14.3, यहाँ भारत में 22.5 है, फिर इस तरह से श्रीलंका में जो है सबसे कम दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, विश्व बैंक के आंकड़े हैं, इससे आप देख सकते हैं, जिसमें देशों में जो है निर्धनता को दिखाया गया है। वैश्विक स्तर पे हम लोगों ने देखा, यहाँ पे ये डायग्राम है। अब आइए फिर जो है ये सब क्षेत्रानुसार निर्धनों की संख्या यहाँ पे दी गई है अलग अलग क्षेत्रों में, ये आप देख लीजिएगा। इसका सोर्स भी दिया हुआ है कि कहाँ से लिया है। अब आइए हम लोग बात करेंगे निर्धनता के कारण। भारत में व्यापक निर्धनता के अनेक कारण हैं। एक ऐतिहासिक कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर है। यानी एक ऐतिहासिक कारण की बात किया जाए तो ब्रिटिशर्स के समय, जब भी ब्रिटिशर्स का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हमारे यहाँ उपनिवेश था, तो उस समय हमारे यहाँ जो आर्थिक विकास है ना बहुत कम गति से हुआ। यानी अंग्रेजों ने आर्थिक रूप से हमारे देश को बुझिए कि एकदम खोखला कर दिया, पूरा चूस लिया हमारे देश को। और निवेशिक सरकार की नीतियों ने
पारंपरिक हस्तशिल्पकारी को नष्ट कर दिया और वस्त्र जैसे उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया। हमारे यहाँ जो भी हस्तशिल्पकारी थी वो खत्म हो गई, क्योंकि वहाँ पे जो इंग्लैंड था वहाँ पे क्या बोलते हैं, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, औद्योगिकरण था, उसका पूरा विकास हो चुका था। तो हमारे यहाँ जो हस्तशिल्पकारी थी वो खत्म हो गई। जो हमारे यहाँ जो है वस्त्र वगैरह निर्माण होते थे वो सारे खत्म हो गए। वहाँ का जो वस्त्र उद्योग हुआ वो हमको हतोत्साहित कर दिया। विकास की धीमी दर 1980 के दशक तक जारी रही। इसके परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसर घटे और आय की वृद्धि दर गिरी। इसके साथ साथ जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि हुई। इन दोनों ने प्रति व्यक्ति आय को समृद्धि दर को बहुत कम कर दिया। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण दोनों मोर्चे पर असफलता के कारण निर्धनता का चक्र बना रहा। यानी इनका तो शोषण हुआ ही, हमारे यहाँ जो पारंपरिक काम थे वो बंद हो गए, साथ में जनसंख्या भी वृद्धि हुई और ये जो है निर्धनता का एक चक्र बना रहा। सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए, लेकिन इसका प्रभाव भारत के कुछ भागों तक ही सीमित रहा। सिंचाई की व्यवस्था हुई, उस समय हरित क्रांति आया तो लगा कि भाई कृषि क्षेत्रों में भी जो है रोजगार मिलेंगे, वहाँ भी प्रगति करेंगे, लेकिन सभी पूरे कंप्लीट भारत में नहीं इसका प्रभाव दिखाई दिया, कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहा। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रकों ने कुछ रोजगार उपलब्ध कराए, लेकिन ये रोजगार तलाश करने वाले सभी लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हो सके। यानी कुछ सार्वजनिक और निजी दोनों में जो है कुछ काम भी मिलने शुरू हुए, लेकिन जो है जितने लोग थे काम की तलाश में, उन लोगों की संख्या के आधार पर बात किया जाए तो रोजगार मिल नहीं पाया। शहरों में उपयुक्त नौकरी पाने में असफल अनेक लोग रिक्शा चालक, विक्रेता, गृह निर्माण श्रमिक, घरेलू नौकर आदि के रूप में काम करने लगे। ठीक है, जो भी लोग वहाँ पे शहरों में गए नौकरी की तलाश में असफल हो गए तो उनको जो है रिक्शा चलाना पड़ा मजबूरी में, कुछ बेचना पड़ा, या जो घर बन रहे थे उसमें श्रमिक के रूप में जो है काम करना पड़ा, घरेलू नौकर बनना पड़ा। अनियमित और कम आय के कारण ये लोग महंगे मकानों में नहीं रह सकते थे, वे शहरों से बाहर झुग्गियों में रहने लगे और निर्धनता की समस्या जो मुख्य रूप से ग्रामीण परिघटना थी, नगरीय क्षेत्रों की भी एक विशेषता बन गई। शहरों में भी ये दिखाई देने लगी, क्योंकि गांव में ही दिखाई देती थी तो इस शहरों में भी जो है दिखाई देने लगी औपनिवेशिक सब। ठीक है, उसके बाद से उच्च निर्धनता दर की एक और विशेषता आय असमानता रही है। यानी आय में असमानता भी जो है निर्धनता दर की एक विशेषता रही है। इसका एक प्रमुख कारण भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण है। क्योंकि आज़ादी के पहले भी जो है बात करें हम लोग अंग्रेजों के समय, तो भूमि समान रूप से वितरित नहीं था, और आज़ादी के बाद भी तो अभी तक वितरित नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अनेक नीतियों के बावजूद हम किसी सार्थक ढंग से इस मुद्दे से नहीं निपट सके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण पर लक्षित भूमि सुधार जैसी प्रमुख नीति पहल को ज़्यादातर राज्य सरकारों ने प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया है। अभी भी उस भूमि का समान वितरण नहीं रहा है। समाजवाद आएगा, समतावादी व्यवस्था आएगी, ये तमाम तरह की बातें तो चल रही हैं, लेकिन बस एक कागजी प्रक्रिया बन के रह गई है। बहुत सारे राज्यों ने पहल नहीं किया है। चूँकि भारत में कृषि संसाधनों की कमी निर्धनता का एक मुख्य कारण रही है, इस नीति का उचित क्रियान्वयन करोड़ों गरीब ग्रामीण निर्धनों का जीवन सुधार सकता है। चूँकि हमारे यहाँ भूमि संसाधन की कमी जो है निर्धनता के कारण है। बहुत सारे लोगों के पास हजारों हजार एकड़ जमीन है और बहुत कम लोगों के पास हजारों हजार एकड़ जमीन है, और बहुत सारे लोगों के पास तो जमीन ही नहीं है। और यदि उसी जमीन को हम समान रूप से वितरित कर दें तो जरूर जो है निर्धनता जैसी समस्या से निजात मिल सकता है ना। लेकिन यहाँ पे कोई काम हुआ नहीं है। इससे जो है यह नीति अपना ली जाए तो करोड़ों जो ग्रामीण निर्धनों का जीवन सुधर सकता था। अनेक अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी निर्धनता के लिए उत्तरदायी है। बहुत सारे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी हैं। अति निर्धनों सहित भारत में लोग सामाजिक दायित्वों और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजनों में बहुत पैसे खर्च करते हैं, है ना। धार्मिक अनुष्ठान में या तमाम तरह के जो है आयोजन है उसमें बहुत ज़्यादा वे लोग पैसे खर्च करते हैं। लोग जो है तमाम तरह के फेस्टिवल मनाते हैं, उन फेस्टिवलों में 10,000, 20,000, 15,000 इन कर्मकांडों में, इन अंधविश्वासों में खर्च कर देते हैं, जिससे जो है वो 10,000 के अभाव में
इलाज नहीं हो पाया किसी का, उनके बच्चे नहीं पढ़ पाया, स्कूल का फ़ी नहीं दिला पाया, बच्चों को बैक हो जाना पड़ा, उनकी किताब की व्यवस्था नहीं हो पाई, ये तमाम तरह की समस्याएं हैं। लेकिन फिर भी वो कर्मकांडों को नहीं छोड़ते हैं, तमाम तरह के अनुष्ठानों को नहीं छोड़ते हैं। तो यह भी जो है, यह जो प्रैक्टिस है, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है भारत में गरीबी का, है ना। भारत में जो निर्धनता है, इसके लिए भी बहुत बड़ा कारण है कि वे अपने ज़्यादातर पैसों का बर्बादी जो है वो कर देते हैं किसी अनुष्ठान में, तमाम तरह के कर्म कांडों में। छोटे किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशकों जैसे कृषि आयातों की खरीदारी के लिए धनराशि की जरूरत होती है। चूंकि निर्धन कठिनाई से ही कोई बचत कर पाते हैं, वे इसके लिए कर्ज लेते हैं। छोटे किसान जो हैं, बचाना बहुत मुश्किल हो पाता है, तो उसके लिए कर्ज लेते हैं। निर्धनता के चलते पुनः जो है भुगतान करने में असमर्थकता के कारण वे ऋणग्रस्त हो जाते हैं। अतः अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों है। एक कारण भी है और परिणाम भी है। मान लीजिए कि कारण क्या है कि भाई ऋण लिए हुए हैं, यदि कृषि से उपज हुआ, इनकम कम है, तो फिर वो चुकता करेंगे। उसके बाद से जो है फिर जो बचा शेष उसको खाने पीने में ही खत्म कर दिए, कुछ जो है कर्मकांडों में खत्म हो गया। फिर अगली बार कैसी कृषि करनी है, खेती करनी है, तो फिर ऋण लेना पड़ेगा। तो इस तरह से एक चक्र चल रहा है जो कि आपको पीछे हुए हैं। तो आप शिक्षित हैं, आई होप कि आप तमाम तरह के अनुष्ठानों, कर्मकांडों में जो बर्बाद हो रहे हैं पैसे, उस पर जरूर रोक लगवाएंगे अपने परिवार के, और बच्चों को शिक्षित करने में, परिवार को शिक्षित कर रखने में, स्वस्थ रखने में, तो परिवार की तमाम तरह की आवश्यकताओं को पूरा करने में, अंधविश्वास और कर्मकांडों से ऊपर उठने में जरूर आप मदद करेंगे, ताकि जो है संविधान का जो अनुच्छेद 51 के क में जो मौलिक कर्तव्य निर्धारित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि समाज में जो है, देश में वैज्ञानिक विचारधारा का प्रचार प्रसार करें, तो उसमें आप जरूर योगदान देंगे। ठीक है। निर्धनता निरोधी उपाय। निर्धनता उन्मूलन भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा। यानी अब इसमें हम जानेंगे कि भाई निर्धनता को खत्म करने के कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं। सरकार की वर्तमान निर्धनता निरोधी रणनीति मोटे तौर पे दो कारकों, आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन और लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों पर निर्भर है। यानी सरकार क्या कर रही है इसके लिए, तो वो जो है उसका निर्धनता निरोधी रणनीति दो चीजों पे है। एक तो आर्थिक समृद्धि हो, लोगों के पास जो है अर्थव्यवस्था बढ़े, और दूसरा लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। ये दो चीज है। कह रहा है कि 1980 के दशक के आरंभ तक समाप्त हुए 30 वर्ष की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई है और निर्धनता में भी अधिक कमी नहीं आई है। 1950 के दशक के आरंभ में आधिकारिक निर्धनता अनुमान 45% था और 1980 के आरंभ में वही बना रहा। 1980 के दशक में भारत की आर्थिक समृद्धि दर विश्व में सबसे अधिक रही, है ना। आर्थिक समृद्धि दर अधिक रही है। समृद्धि दर 1970 के दशक में करीब 3.5% के औसत से बढ़कर 1980 और 90 के दशक में 6% के करीब बनी। इतने ज़्यादा मात्रा में हमारे यहाँ लोग जो है समृद्ध हो रहे हैं, वो तो दिखाई ही दे रहा होगा। आपके परिवार और आपका घर और आपका समाज बहुत बड़ा उदाहरण है। देश के डाटा क्या कहेंगे, उदाहरण है कि आप कितने जो है आर्थिक रूप से उन्नत हो रहे हैं। फिर भी डाटा में ऐसा है। विकास की उच्च दर ने निर्धनता को कम करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए स्पष्ट होता जा रहा है कि आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। यानी आर्थिक समृद्धि होगा तो निर्धनता खत्म होगा, है ना। इस तरह से स्पष्ट है। तो आर्थिक समृद्धि बढ़ी है तो निर्धनता कम हुआ है। आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। ठीक है। यह शिक्षा में निवेश से अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों को लड़कियों सहित स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसमें जो है लोग शिक्षा में निवेश करते हैं, मानव विकास पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देते हैं, लड़कियों को भी पढ़ाने का काम करते हैं, तो प्रोत्साहित करते हैं। तथापि यह संभव है कि आर्थिक विकास से सृजित अवसरों से निर्धन लोग प्रत्यक्ष लाभ नहीं उठा सके। जो आर्थिक विकास से सृजित अवसर थे उसमें निर्धन लोग तो प्रत्यक्ष लाभ नहीं उठा सके। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में समृद्धि जो अपेक्षा से बहुत कम रही। यानी जो कृषि क्षेत्रों में जो है बात किया जाए, क्षेत्रों में बात किया जाए, तो जो समृद्धि थी, जिसकी आशा की गई थी, जिसकी अपेक्षा की गई थी, उससे कम रही। निर्धनता पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा क्योंकि निर्धन लोगों का एक बड़ा भाग गांव में रहता और कृषि पर आश्रित है। फिर भी जो है निर्धनता पर इसका प्रभाव पड़ा। आइए आगे देखते हैं।
इन परिस्थितियों में लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों की स्पष्ट आवश्यकता है। यद्यपि ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिनको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्धनता कम करने के लिए बनाया गया है, उनमें से कुछ का उल्लेख यहाँ करना आवश्यक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2015, मनरेगा का नाम आपने सुना ही होगा, है ना। इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करने के लिए हर घर के लिए मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराना। यानी मनरेगा का क्या उद्देश्य है कि हर घर के लिए जो है 100 दिन की मजदूरी जरूर दी जाए। यदि काम नहीं मिलता है, बेरोजगारी है, तो मनरेगा के तहत जो देखते हैं आप जो है लोग पोखरा झरवाता है या जो पानी साफ करवाते हैं या तमाम तरह के काम होते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है आजीविका सुरक्षित करने के लिए कहा गया कि 100 दिन का हम काम देंगे, काम की गारंटी देते हैं। इसका उद्देश्य सतत विकास में मदद करना ताकि सूखा, वन कटाई और मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचा जा सके। इन प्रावधानों के तहत 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया है। उसमें जो है 1/3 महिलाएं भी वहां जाके क्या करती हैं, काम करती हैं। इस स्कीम के अंतर्गत 4.78 करोड़ परिवार को 220 करोड़ प्रति व्यक्ति रोजगार उपलब्ध कराया गया है। अच्छा, 220 करोड़ लोगों को जो है रोजगार मिला है। इस योजना के अंतर्गत जो है अनुसूचित जाति, जनजाति, अनुसूचित जनजाति महिलाओं का हिस्सा क्रमशः 23%, 17% और 53% है। यानी इसमें जो अनुसूचित जाति के 23% लोग, ये 220 करोड़ लोगों में बात किया जाए, और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 17% लोग और 53% लोग जो है महिलाएं हैं। औसतन रोजगार वर्ष 2006-07 में 65 रुपये से बढ़ाकर जो है 132 रुपये 2013-14 में कर दिया गया है। यानी 2006-07 में जो है वो 65 रुपये था औसतन रोजगार जो मजदूरी था, और 132 रुपये 13-14 में कर दिया गया। हाल ही में मार्च 2018 में विभिन्न राज्यों में अकुशल मैनुअल श्रमिकों के लिए मजदूरी दर संशोधित कर दी गई है। जो अकुशल मैनुअल श्रमिक हैं उनके लिए इन राज्यों में संघ शासित प्रदेशों में मजदूरी दर की सीमा परिसर 281 प्रतिदिन हरियाणा के श्रमिकों के लिए है और 168 प्रतिदिन बिहार और झारखंड के श्रमिकों के लिए तय कर दी गई है। हाल ही में जो है इसको फिक्स किया गया कि जो हरियाणा के 281 और 168 रुपये जो है बिहार और झारखंड के श्रमिकों के लिए है ना। तो किसके लिए? अकुशल मैनुअल श्रमिकों के लिए, जो कुशल नहीं है। देखिए, केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष भी स्थापित करेगी। इसी तरह राज्य सरकारें भी योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेगी। केंद्र सरकार भी अपना रोजगार गारंटी जो है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष, और राज्य सरकार भी राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेगी। कार्यक्रम के अंतर्गत जो है अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक रोजगार भत्ते का हकदार होगा, यानी वो भत्ता लेगा। एक और महत्वपूर्ण योजना राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम है, जिसे 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया। 2004 में इसको लागू किया गया है। कितने जिलों में? तो देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया है। क्या है? राष्ट्रीय काम के बदले अनाज, है ना। योजना याद रखेंगे। यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए जिसे मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक हैं। इसका क्रियान्वयन जो है 100% केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम के रूप में किया गया है, जो केंद्र सरकार है जो महावित्त है उस रूप में किया गया है, और राज्यों को खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं राज्य को, ताकि जो काम करें उनको खाद्यान्न दे सके। एक बार NREGA लागू हो जाए तो काम के बदले अनाज यानी NFWP का राष्ट्रीय कार्यक्रम भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये बात याद रखेंगे कि एक बार जो है NREGA लागू कर दिया जाए तो काम के बदले जो अनाज का प्रावधान है वो का राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत जो है इस कार्यक्रम के अंतर्गत आ जाएगा। अब अगला है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। एक अन्य योजना है जिसे 1993 में आरंभ किया गया। याद रखेंगे, प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब आरंभ किया गया? 1993 में आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। उन्हें लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में उनकी सहायता दी जाती है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का आरंभ 1995 में किया गया। यानी ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का आरंभ कब किया गया? 1995 में। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है।
ताकि वो अपना खुद का रोजगार कर सके। 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 25 लाख नए रोजगार के अवसर जो है सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ 1999 में किया गया, ये भी याद रखेंगे। और इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था, सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्व सहायता समूहों में संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी सहायता के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना है। इस योजना की इसकी शुरुआत कब की गई? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब की गई? तो 1999 में की गई है। और इसका क्या उद्देश्य है? तो सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्व सहायता समूहों, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहे हैं आजकल गाँव में, उनमें संगठित कर बैंक ऋण उपलब्ध कराना और सरकारी सहायता के संयोजनों द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना है। प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना 2000 में आरंभ किया गया। इसको के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी मूल सुविधाओं के लिए राज्य को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। एक और महत्वपूर्ण योजना अंत्योदय अन्न योजना है, जिसके बारे में आप अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। यानी अंत्योदय अन्न योजना के बारे में हम लोग को अगले पाठ में पढ़ना है। इस कार्यक्रम के मिले जुले परिणाम हुए हैं। इनके कम प्रभावी होने का एक मुख्य कारण उचित क्रियान्वयन और सही लक्ष्य निर्धारित करने की कमी है ना, सही लक्ष्य निश्चित करने की कमी है। इसके अतिरिक्त जो है कुछ योजनाएं परस्पर व्यापी भी हैं। अच्छी नियत के बावजूद इन योजनाओं के लाभ उनके पात्र निर्धनों की पूरी तरह नहीं मिल पाए हैं। यानी योजनाएं तो अच्छी हैं, तो अच्छी नियत के बावजूद भी जो है लाभ नहीं मिल पा रहा है जो निर्धन है उनको। इसलिए हाल के वर्षों में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के उचित परिवीक्षण पर अधिक बल दिया गया है कि जो भी निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम हमने लगाए हैं उसको सही से जांच किया जाए कि आखिर में जो है लोगों की निर्धनता खत्म क्यों नहीं हो रही। आइए, भावी चुनौतियां, भविष्य की क्या चुनौतियां हो सकती है। भारत में निर्धनता में निश्चित रूप से गिरावट आई है, लेकिन प्रगति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत की एक सबसे बाध्यकारी चुनौती है। जिस तरह से दुनिया का प्रोग्रेस उन्नति हो रहा है, लेकिन भारत को लेकर बात किया जाए तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों में निर्धनता में व्यापक असमानता है। कुछ सामाजिक और आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति अधिक असुरक्षित है। आशा की जा रही है कि निर्धनता उन्मूलन में अगले 10 से 15 वर्षों में अधिक प्रगति होगी। यह मुख्यतः उच्च आर्थिक समृद्धि, सार्वजनिक निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर जोर, जनसंख्या विकास में गिरावट, महिलाओं और समाज में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बढ़ते सशक्तिकरण के कारण संभव हो सकेगा। ऐसा आशा किया जा रहा है कि भाई कुछ दिनों में जो आने वाले 10-15 साल हैं उस समय जो है इसमें प्रोग्रेस होगा, निर्धनता खत्म होगा, निर्धनता उन्मूलन कम होगा। और ये कैसे संभव हो पाएगा? तो उच्च आर्थिक समृद्धि के द्वारा या सार्वजनिक निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा सबको दिया जाए, उसके बाद जनसंख्या विकास में गिरावट किया जाए, जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम लगाया जाए, महिला और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग हैं उनको सशक्त बनाया जाए, तब जाके ये संभव हो पाएगा। ठीक है। लोगों के लिए निर्धनता की आधिकारिक परिभाषा उनके केवल एक सीमित भाग पर लागू होती है। यह न्यूनतम जीवन निर्वाह के उचित स्तर की अपेक्षा जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर के विषय में है। कह रहा है कि लोगों के लिए जो है आधिकारिक परिभाषा, यदि निर्धनता की जो आधिकारिक परिभाषा है उसकी बात की जाए तो उसके केवल एक सीमित भाग पर ही लागू होती है। क्या? यह न्यूनतम जीवन निर्वाह के उचित स्तर की अपेक्षा जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर के विषय में। जो उचित स्तर है वो जो जीवन निर्वाह का है वो न्यूनतम स्तर तक लोग लेके चलते हैं, तो आधिकारिक यही है कि भाई वो नहीं होना चाहिए, वो उन्नत होना चाहिए। ठीक है। अनेक बुद्धिजीवियों ने इसका समर्थन किया है कि निर्धनता की अवधारणा का विकास मानव निर्धनता तक कर देना चाहिए, कि मानव निर्धनता तक हो जाना चाहिए। हो सकता है कि बड़ी संख्या में लोग अपना भोजन जुटाने में समर्थ हो, लेकिन क्या उनके पास शिक्षा है या घर है या स्वास्थ्य सेवा की सुविधा है? ये भी बहुत बड़ी फैक्टर है। या रोजगार की सुरक्षा है या आत्मविश्वास है? क्या वे जाति और लिंग आधारित भेदभाव से मुक्त हैं? क्या बाल श्रम की प्रथा अब भी प्रचलित है? विश्वव्यापी अनुभव बताते हैं कि विकास के साथ निर्धनता की परिभाषा भी बदलती है। तमाम तरह के फैक्टर्स हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस रोटी मिल गया, पेट भर गया तो हो गया, तो पशुओं का भी हो जाता है। इसके साथ साथ ये ध्यान देना है कि क्या शिक्षा है कि नहीं है, क्या जो है सामाजिक और लैंगिक भेदभाव तो नहीं है वहाँ पे, ये भी ध्यान देना है। क्या वहाँ रोजगार की सुरक्षा है,
आत्मविश्वास लोगों में है ना। तो बाल श्रम की प्रथा तो नहीं है, तमाम तरह की जो कुप्रथाएं हैं वो तो नहीं है, इस सब को ध्यान देना है। निर्धनता उन्मूलन हमेशा एक गतिशील लक्ष्य है। आशा है कि हम अगले दशक के अंत तक सभी लोगों को केवल आय के संदर्भ में न्यूनतम आवश्यक आय उपलब्ध करा सकेंगे, ऐसी आशा की जा रही है। सभी को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार सुरक्षा उपलब्ध कराना, लैंगिक समता तथा निर्धनों को सम्मान जैसी बड़ी चुनौतियां हमारे लक्ष्य होंगे। यानी सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो है हमने लोगों का पेट भर दिया या बस तो हो गया, हमारी निर्धनता का कार्यक्रम फिनिश हो गया, नहीं। सबको स्वास्थ्य सेवा भी मिलना चाहिए, शिक्षा और रोजगार सबको मिलना चाहिए, सुरक्षा भी होनी चाहिए, लैंगिक समता भी होना चाहिए, है ना। सामाजिक विषमता भी नहीं होनी चाहिए, जातिगत आधार पे, है ना, कोई छुआछूत नहीं होनी चाहिए, लैंगिक आधार पे कोई छुआछूत नहीं, कोई उच्चता नीचता नहीं होनी चाहिए या भेदभाव नहीं होना चाहिए, निर्धनों का सम्मान होना चाहिए। इस तमाम तरह की चुनौतियां जो है सरकार के लक्ष्य होंगे। ये और भी बड़े काम होंगे जिसको करना है। आर्थिक रूप से जो कमजोरी है या जो गरीबी है या रोटी नहीं जुटा पाते हैं उसको तो फुलफिल कर पाना बहुत आसान है, लेकिन अन्य जो और भी कार्यक्रम इसमें है, जो अन्य और भी जो काम है जिसको लेकर हम लोगों ने डिस्कस किया, ये तो और बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, बहुत बड़े काम हैं जिसमें सरकार क्या है, लगी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये पार्ट खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।